हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घरेलू हिंसा के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। घरेलू हिंसा होती क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से हम आज विस्तार से जानेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। और हाँ, कहाँ शिकायत की जा सकती है घरेलू हिंसा यदि किसी के साथ हो रहा है, तो इसके बारे में भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए घरेलू हिंसा के बारे में जानते हैं। पहले अर्थ जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो घरेलू हिंसा होता है वो अक्सर इसकी शिकार जो होती हैं विवाहित महिलाएं ही होती हैं। तो मान लीजिए कोई महिला के जो निकट हैं, घरेलू हिंसा वह हिंसा होती है जो महिला के निकट रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन, देवर, सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्य या अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न ही घरेलू हिंसा है, जो क्या करे, महिला को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाए या उसे आघात पहुंचाए। तो क्या जाने आप, घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा वही है जो महिला है और उसके जो निकट संबंधी है, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, ननद, देवर, भाभी या परिवार के अन्य सदस्य कोई भी हो, यदि उसको शारीरिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाता है अपने व्यवहार के द्वारा, तो वो सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, घरेलू हिंसा हो जाएंगी। अब आते हैं घरेलू हिंसा के अंतर्गत उसके क्षेत्र भी हैं कुछ, जैसे महिला जो है, महिला के साथ बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातना देना और साथ ही में भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न आदि सभी क्या हैं, इसके क्षेत्र हैं। इस प्रकार से जो है घरेलू हिंसा की जाती है। घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध है। घरेलू हिंसा की शिकार अक्सर महिलाएं ही होती हैं। तो आप समझ गए घरेलू हिंसा क्या होता है। तो घरेलू हिंसा, अगर घर में कोई महिला है और उसके साथ जो भी चाहे वो रिश्तेदार हैं, वो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे उसको आघात पहुंच रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रही है या मारपीट कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं घरेलू हिंसा के उद्देश्य क्या हैं, क्या कारण है कि लोग जो है घरेलू हिंसा करते हैं, कौन कौन से उद्देश्य को माइंड में रख के जो है इस तरीके के काम किए लोग करते हैं। तो सबसे पहला है धन प्राप्त करना। धन प्राप्ति का मतलब है दहेज के लिए पति जो है पीटता है, सास टॉर्चर करती है या परिवार के कोई अन्य सदस्य बोलता है, क्योंकि अक्सर एक मेंटली उनका एक सेटअप होता है कि लड़के की शादी होगी या लड़का सोचता है उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी जो है उसका घर जो है पूरा सामानों से भर देगी, उसको गाड़ी मिलेगा, कैश मिलेगा बहुत सारा, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू करेगा या अपनी बहन की शादी करेगा। इस तरह की चीज़ें दिमाग में होती हैं। और अगर पत्नी नहीं लेके आती है तो पति क्या करता है, उसको पीटता है, टॉर्चर करता है कि जाओ अपने मम्मी पापा से मांग कर लाओ, दहेज लाओ, पैसा लाओ, गाड़ी दो, ये सब चीज़ें। तो इस चक्कर में जो है घरेलू हिंसा होती है अक्सर। फिर कमज़ोर पर सत्ता कायम करने के लिए, हमारा जो भारतीय समाज है पुरुषवादी समाज है, एक तरीके से प्रसत्तात्मक समाज है। तो ऐसे समाज में जो पुरुष है अपने आप को शक्तिशाली समझता है और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए महिला पे अक्सर अत्याचार करता है। यौन उत्पीड़न, यौन सुख की प्राप्ति के लिए जो है आजकल वैवाहिक बलात्कार, इसके अलावा अगर महिला की तबीयत खराब है तो जोर ज़बरदस्ती उसके साथ करना, इस तरीके के काम मतलब यौन सुख की प्राप्ति के लिए भी घरेलू हिंसा होती है। अब घरेलू हिंसा के हम प्रकार जानेंगे, कितने टाइप्स की घरेलू हिंसा होती है। तो सबसे पहले देखिए, घरेलू हिंसा के 4 प्रकार है मोस्टली। सबसे पहला है शारीरिक हिंसा, दूसरा है आर्थिक दुरुपयोग, तीसरा है आपका लैंगिक हिंसा, चौथा है आपका मौखिक तथा भावनात्मक हिंसा। तो सबसे पहले देखिए हम शारीरिक हिंसा के बारे में आपको बताते हैं। शारीरिक हिंसा क्या होती है। शारीरिक हिंसा से आशय अगर सीधे लगाएं तो शारीरिक या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाना ही क्या है, शारीरिक हिंसा है। मान लीजिए कि कोई महिला है, वो बीमार है लेकिन उसका पति इलाज नहीं करवा रहा है या घर के अन्य सदस्य इलाज नहीं करवा रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं,
तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत है, क्योंकि वो बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इस तरीके से मर भी सकती है। और मारपीट कर रहे हैं, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना ही शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। महिला को शारीरिक रूप से पीटना या मारना, पीड़ा पहुंचाना, और क्या है, बीमार महिला का इलाज ना करवाना, स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास को हानि पहुंचाना आदि सभी क्या है, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम लैंगिक हिंसा के बारे में आपको बताते हैं। लैंगिक हिंसा क्या होती है? कोई ऐसा कार्य या आचरण जो लैंगिकता के आधार पर महिला को अपमान अथवा तिरस्कार करता हो या महिला की गरिमा को हानि पहुंचाता हो, तो उसे लैंगिक हिंसा के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाना, वैवाहिक बलात्कार करना, इस तरीके से क्या है, ये लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अब है मौखिक तथा भावनात्मक हिंसा क्या होती है। मौखिक अथवा भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत होता ये हो दोस्तों, महिला का अपमान करना, उपहास उड़ाना, तिरस्कार करना, लड़का अथवा संतान ना होने पर उनको भला बुरा सुनाना, उनका मजाक उड़ाना, इस तरीके की चीज़ें भावनात्मक अथवा मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अब महिला को क्या करते हैं, गाली गलौज करना, महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उससे संबंधित जो रिश्तेदार है महिला से संबंधित, उनको नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, ये सब क्या है, मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आर्थिक हिंसा दुरुपयोग। आर्थिक हिंसा के अंतर्गत हम जानेंगे किसी भी आर्थिक संसाधन जिसकी महिला कानूनी रूप से हकदार है, उस संपत्ति से उसे वंचित करना आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आता है। सीधा सा मतलब है, महिला जिस भी संपत्ति की कानूनी रूप से हकदार है, अगर उसे वो संपत्ति नहीं दी जा रही है तो उसके साथ किस तरीके की हिंसा की जा रही है, आर्थिक हिंसा की जा रही है। और बच्चे तथा अपनी देखभाल के लिए स्त्री को धन या संसाधन प्रदान न करना या ऐसे न देना, और स्वयं अगर महिला रोजगार करना चाह रही है तो उसे रोजगार न करने देना, ये सब क्या है, आर्थिक हिंसा के अंतर्गत रखा जाता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कितनी प्रकार की हिंसाएं होती हैं। तो 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। सबसे पहला हिंसा क्या होती है दोस्तों, तो शारीरिक हिंसा, दूसरा आर्थिक रूप से हिंसा पहुंचाना, तीसरा है लैंगिक, चौथा है मौखिक तथा भावनात्मक हिंसा। इस तरीके से कुल 4 प्रकार की हिंसाएं हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलिए हम लोग जानेंगे कि जो हिंसा है आखिर ये होता किस कारण से है। तो घरेलू हिंसा के कई कारण हो सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम यहाँ जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव का क्या मतलब है, मान लीजिए पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है, आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, टकराव है, एक तरह से लड़ाई झगड़ा है, तो क्या होगा, वहाँ पे हिंसा होगी। पुरुष को जो है, पुरुष सदैव ही शक्तिशाली रहा है तो क्या करेगा, महिला को मारेगा, पीटेगा। तो इस तरीके से एक तरह से घरेलू हिंसा हो जाएगी। फिर पुरुष प्रधानता। पुरुष प्रधानता का क्या मतलब है, भारत एक मैंने बताया प्रजासत्तात्मक देश है जहाँ पे पुरुष प्रधान देश कह सकते हैं आप, है तो यहाँ पे पुरुष ही एक तरह से शक्तिशाली है और सत्ता का केंद्र है। तो वो क्या करता है, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए महिला पे या कमज़ोर पे अत्याचार करता है, उसे मारता है। तो क्या है, पुरुष प्रधान देश है, अपनी शक्ति जाहिर करने के लिए भी अक्सर लोग मारते पीटते हैं स्त्री को। फिर स्त्री की जो है पुरुष पर आर्थिक निर्भरता। अक्सर माता पिता जो है अपने बच्चे को, लड़कियों को खास तौर पे पढ़ाई लिखाई या शिक्षा पे या उसे स्वरोजगार पे कम ध्यान देते हैं कि महिला आर्थिक रूप से जो है अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाए, खुद से कुछ कर सके। ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि बस ये सोचते हैं कि किसी तरह से लड़की 12 पास हो जाए या बीए कर ले, इतना पढ़ ले कि उसकी शादी आराम से हो सके। इसी तरह से मतलब महिला क्या है, पहले अपने माता पिता पे निर्भर होती है आर्थिक रूप से,
फिर अपने पति पे, अंत में अपने बच्चों पे। उसका अपना स्वयं का कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए जिसको मन करता है वो क्या करता है, उसके साथ हिंसा करता है। अब है अपराध के प्रति निष्क्रियता। भारतीय समाज में जब महिला की शादी की जाती है, अर्थात बेटी की जब शादी की जाती है, तो मायके वाले उसको यही समझा के भेजते हैं, बेटा तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है, लेकिन घर अगर वापस आएगी तो केवल अर्थी आएगी। तुम वहाँ मर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम हमारे यहाँ ऐसे घर में नहीं आओगी लौट के। इस चक्कर में क्या करे, पुरुष मारता भी है, पति पीटता भी है, तो जाएगी कहाँ। अगर ये घर छोड़ के मायके जा नहीं सकती है, तो वो अगर अपराधी मार भी रहा है, पति मार भी रहा है, तो वो शिकायत दर्ज कराने नहीं जाती है, क्योंकि आर्थिक रूप से उस पर निर्भर भी है। अब फिर क्या होता है, आगे चलिए अभी देखते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या कारण है, तो सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं का मतलब ये है, बहुत से समाज में कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे पर्दा प्रथा हो गई, दहेज प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह का अभाव है, बाल विवाह है। ये सब क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, महिला अक्सर जो है इन कुप्रथाओं के कारण क्या हो रही हैं, उत्पीड़ित की जा रही हैं या मारी पीटी जा रही है, उनके ऊपर अक्सर अत्याचार होते रहते हैं। अशिक्षा, शिक्षित नहीं है कुछ महिलाएं, अगर उनको मारा पीटा जा रहा है तो वो कहाँ शिकायत दर्ज करानी है, कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये सब जानती भी नहीं हैं, और ऊपर से अशिक्षित हैं तो कुछ काम भी नहीं कर सकती हैं। इस चक्कर में जो है अक्सर क्या होती हैं, वो चीज़ों को सहती रहती हैं और जो है घरेलू हिंसा की शिकार होती रहती हैं। तो ये सब घरेलू हिंसा के कारण हो गए। एक बार हम रिकॉल करें तो पारिवारिक तनाव हो गया, पुरुष प्रधानता हो गई, स्त्री की जो है आर्थिक निर्भरता पुरुष पर हो गई, सामाजिक कुप्रथाएं हो गई, नशा। नशा क्या होता है, नशे में अक्सर जो है पति अपनी पत्नी को पीटते नज़र आता है, मूवियों में भी अक्सर देखा होगा आपने। और आर्थिक जो अपराधी उसके प्रति निष्क्रियता हो गई और अशिक्षा हो गई। अब घरेलू हिंसा की बात तो हमने कर ली, अब हम जानेंगे कि भाई घरेलू हिंसा हो गई तो घरेलू हिंसा की हम शिकायत दर्ज कराए कहाँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं घरेलू हिंसा की शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, एक महिला टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 181 181, तो आप इस पे जो है अपनी शिकायत घर बैठे भी दर्ज करा सकती हैं, घरेलू हिंसा अगर आपके साथ हो रही है तो। अब महिला थाना है, पुलिस है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इस तरह से शिकायत आप कहीं भी दर्ज करा सकती हैं। अब चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, एक अधिनियम आया था, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। क्या आया था, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। इसको अगर शॉर्ट में कहें तो PWD-VA। पी से क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसको कहते हैं। ये पारित कब हुआ दोस्तों, तो ये पारित घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना था। तो ये पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था 2005 में, लेकिन पूरे भारत में लागू कब हुआ, तो पूरे भारत में 26 अक्टूबर 2005 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। इसके उद्देश्य क्या रहे, तो देखिए मोटा मोटी देखते हैं। यह अधिनियम एक तरीके से अविवाहित, विवाहित, विवाह जैसी स्थिति में रहने वाली महिलाओं को एवं बच्चों के साथ होने वाली सभी तरह की हिंसाओं को क्या देता है, ये रोकता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा क्या है, यह अधिनियम भरण पोषण एवं रहने के अधिकार को उपबद्ध करता है। अब हम चलते हैं, इसके नियम में कुछ बदलाव भी हुए, थोड़ा सा नियम में बदलाव भी देख लीजिए। 2019 में इस अधिनियम की पुनः व्याख्या की गई। बदलाव क्या किया गया, एक तरीके से व्याख्या किया गया। तो किन शब्दों का व्याख्या किया गया, संबंध का। संबंध एक शब्द है, अभी हम नीचे समझेंगे इसके बारे में, थोड़ा आप जान लीजिए। संबंध का मतलब है अविभाजित परिवार के संदर्भ में संबंध शब्द की परिभाषा ऐसे की गई है। साझा घर को परिभाषित करते हुए कहा गया, जहाँ संयुक्त परिवार निवास करता है उसमें विधवा अथवा परिवार की सदस्य होगी, विधवा जो है उस परिवार की सदस्य होगी, भले उसके पास कोई उपनाम या अधिकार ना हो। ठीक है। अब घरेलू हिंसा का अर्थ क्या होता है, घरेलू हिंसा का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जो किसी साझा घर में रहते हों।
घरेलू हिंसा संबंध का क्या मतलब था? मैंने आपको संबंध ऊपर समझाया कि संबंध का मतलब क्या होता है, परिवार, अविभाजित परिवार। तो कह रहा है जो अविभाजित परिवार है उसके बीच में साझा घर में रहते हो, साझा घर में चाहे वो विधवा जो है उस परिवार में रह रही है, चाहे उसके पास कोई अपना अधिकार अथवा उपमान हो या ना हो, वो उस घर की सदस्य होगी, ये बात कह दी गई। अब घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान है। अगर मान लीजिए किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो कौन से प्रावधान है जिससे कुछ हेल्प मिल सकती है। आवास अथवा निवास आदेश। महिला साझी गृहस्थी में न रहना चाहे तो आरोपी को व्यवस्था करने का आदेश दिया जा सकता है कि जिसका सारा खर्च आरोपी ही उठाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ किसी ने, उसके पति ने जो है घरेलू हिंसा वो लगातार कर रहा है और महिला ने जो है शिकायत दर्ज करा दी है, तो सबसे पहले आवास अथवा निवास का आदेश दे सकती है जो न्यायालय है। क्या कहेगी भाई तुम जो महिला के लिए अलग से रहने की व्यवस्था बनाओ, उसका खर्चे का वहन तुम ही करोगे। अब क्या है, हिरासत आदेश। हिरासत आदेश में ये है, यदि आरोपी अदालत द्वारा दिए गए सुरक्षा आदेश का पालन नहीं करता है अथवा पीड़ित महिला के साथ फिर से हिंसा करता है तो उस आरोपी को 1 साल की जेल अथवा 20,000 का जुर्माना लग सकता है। ये सब कानूनी प्रावधान है। चलिए आगे देखिए, मुआवजा का आदेश। शारीरिक मानसिक हिंसा की वजह से पीड़ित महिला को काफ़ी मुसीबतों एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मजिस्ट्रेट आरोपी को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। अब क्या है, संरक्षण का आदेश। संरक्षण के आदेश में मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के हित में संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। आरोपी को घरेलू हिंसा करने में मदद करने वाले व्यक्ति को जहां पीड़ित महिला निवास करता हो या जाता आता हो उस स्थान में प्रवेश करने से पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की व्यक्तिक, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाष का संपर्क से रोका जा सकता है। कहने का मतलब है, जिस महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हो गई है तो उसे संरक्षण देने के लिए जो हिंसा किया है, ना जहां महिला रह रही है ना तो वहां जा सकता है, ना उसके कोई रिश्तेदार जा सकते हैं। अब क्या है, अंतरिम अथवा एकपक्षीय आदेश। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझे अंतरिम अथवा एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है। यदि किसी पक्ष को अदालत का फैसला मंजूर नहीं है तो वह पक्ष अदालत द्वारा दिए गए आदेश के 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अब मजिस्ट्रेट अथवा आर्थिक अनुतोष, इसके अंतर्गत क्या है, काम पर न जाने की वजह से पीड़िता को जो आर्थिक क्षति पहुंची है उस क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक राहत एक जो है मुश्त अथवा हर माह देने का आदेश दे सकती है कि भाई जो तुमने काम करने उसको नहीं जाने दिया है तो उसकी भरपाई अब तुम करो। अन्य अधिनियम भी हैं जो इसके जो है इस तरीके की चीज़ों को संरक्षण देते हैं, मतलब घरेलू हिंसा जैसे। अन्य अधिनियम में है PCPN, देखिए PCPNDP, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि लैंगिकता के आधार पर भी हिंसा की जाती है कि तुम जो है लड़के को जन्म नहीं दे रही हो या तुम माँ नहीं बन पा रही हो, मेरे वंश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर तुम जो है एक पुत्र को जन्म नहीं दोगी, इस तरह की चीज़ें थी। तो पहले लिंग परीक्षण किया जाता था, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसमें क्या होता था कि महिला का जो है गर्भ परीक्षण कर लिया जाता था, लड़की है कि लड़का है, इस तरह से कहीं ना कहीं उसके ऊपर तो हिंसा हो रही है। तो इसको रोकने के लिए भी 1994 में ये अधिनियम आया था। इसमें है पूर्व गर्भाधान अथवा मतलब जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए उससे पहले अथवा प्रसव से पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत में गिरते लिंगानुपात को कम करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत संसद द्वारा ये पारित अधिनियम संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु की लिंग जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड अथवा अल्ट्रासोनियोग्राफी कराने वाले जोड़े अथवा डॉक्टर लैबकर्मी को 3 से 5 साल की सज़ा अथवा 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इस तरह से आपने देखा कि ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, संरक्षण भी कर रहा है ये क्योंकि इससे महिला को काफ़ी नुकसान होती है अगर शुरू में ही जो है हम लिंग जांच करते हैं। तो एक तो भारत में लिंगानुपात भी गिर गया है, तो इसके संरक्षण के लिए ये लाया गया था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आपको कितनी हेल्प कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।